अद्य बुधवासरः अथवा सौम्यवासरः फाल्गुन कृष्ण प्रतिपदा दिनांक 8 मार्च 2023 जागतिक महिला दिन। चरक चिकित्सा स्थान अध्याय 1 रामप्रसाद। शंखं चक्रं जलौकान्दधतमृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यांशुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेतरं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं प्रौढदावाग्निलीलं ब्रह्मणो हि समारब्धा मात्रे आद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापकोऽभिषक्श्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत् प्रेच्छत् मुनितत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम्। ओम शांति शांति शांति। तो ठीक है। यानोपरं जात आहारम एकं मात्रा जरां प्रति षष्टिक पैसा छात्र जीर्णे भोजनमिष्यते वैखानसा बालकिल्या तथा चान्य तपोधनाः रसायनमिदं प्राश्य प्रभु रमितायुषाः। तो ये वैखानस ऋषियों की बात कही गई है और इनकी परंपरा आज भी चालू है तमिलनाडु में। तो जब मैं गया था अभी वंश वैद्य पुरस्कार के लिए तो पता चला कि वैखानस की परंपरा आज भी चालू है वहां पे। इस प्रकार से ऋषी होते वैखानस घराण्यातलं वैद्य आहेत अजून इथे। काय तसं ते भेटलं तर नाही कोणी त्यातलं। रसायनमिदं प्राश्य प्रभूत बभूव अमितायुषः। तो वो अमितायुष इस प्रकार के हो गए। मुक्त्वा जीर्णम वपुश्चाग्रम अवापुस तरुणम हो गया। और पुराने इस प्रकार के शरीर को त्याग कर उनको तरुण इस प्रकार का वह प्राप्त हुआ। वीततंद्रा क्लम श्वासा निरातंका समाहिता। तो 15 क्लम श्वास से मुक्त इस प्रकार से आतंक या रोग से मुक्त और समाहिता मेधा प्रतिबलोपेता चिररात तपोधना। तो मेधा स्मृति बल से युक्त शिररात्र, ये शिररात्र का क्या मतलब होगा? किया है। तपोधन, तप यही इनका धन है इस प्रकार के हुए। ब्राह्मण तपो ब्रह्मचर्यम चेरु चात्यंत निष्ठया।
और फिर ब्राह्म तप ब्रह्मचर्य ये अत्यंत निष्ठा से उन्होंने किया। रसायनमिदं प्राश्य रसायनमिदं ब्राह्मम आयुष का महाप्रयोजय दीर्घम आयुर वयश्चाग्रम कामांश्चेष्टान समश्नुते। तो आयुष्काम व्यक्ति को इस ब्राह्म रसायन का प्रयोग करना चाहिए, दीर्घ आयु और अग्र तरुण वय ये इस प्रकार से, और कामांश इष्टान इष्ट काम जो है वो उनके सफल इस प्रकार से हो जाते हैं, उनको मिल जाते हैं। तो कल जो बहस हुई थी कि जहाँ रोग मुक्ति के लिए रसायन का प्रयोग होता है, और खास करके एक प्रेजेंटेशन रहा था या बात बताई गई थी कि वातरक्त के लिए च्यवनप्राश का रसायन मात्रा में सेवन करवाया और उससे काफी अच्छे रिजल्ट्स मिले। तो ये बात किसी भी रोग के लिए हो सकती है, चाहे कैंसर हो, चाहे किडनी फेलियर हो, चाहे ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स हो, वगैरह वगैरह इस प्रकार के। तो कल मैंने बहस की थी कि मैं किडनी फेलियर के बारे में बात करूं, सीकेडी के बारे में बात करूं। तो उसकी शुरुआत करते हैं और फिर बाद में इस इन सूत्रों को आगे बढ़ाते हैं। वैसे डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशन के रूप में या फिर हाइपरटेंशन के कॉम्प्लिकेशन के रूप में सीकड़ी बीमारी काफी बढ़ रही है, और एलोपैथी में तो इसका कोई समाधान नहीं है, केवल मैकेनिकल मीन्स से डायलिसिस करते रहो, नहीं तो किडनी ट्रांसप्लांट करो, यही बताया जाता है। तो ये बड़ी पैमाने पर बड़े मात्रा में समाज में उपलब्ध है ये मरीज सभी, और कुछ ना कुछ कोशिश करते रहते हैं आयुर्वेद में, होम्योपैथी में। लेकिन ये जब नौबत आती है कि अब डायलिसिस के सिवा कोई चारा नहीं है, ऐसा एलोपैथी में बताया जाता है, तब लोग भाग दौड़ शुरू करते हैं। तो बेहतर है कि शुरू से ही जब एल्ब्यूमिन का प्रमाण ट्रेस 1+, 2+ ज्यादा से ज्यादा इतना ही हो, तभी प्रयास करना आरंभ करें ताकि डायलिसिस से बच सके। लेकिन हाल ही में होता ही ऐसा कि जब डायलिसिस के बारे में बताया जाता है, तब लोग जग जाते हैं कि नहीं नहीं अभी कुछ करना चाहिए इस प्रकार से। तो अगर लक्षण समुच्चय देखा जाए तो शोथ ये प्रधान लक्षण है। हस्तपाद शोथ, मुख शोथ, सर्वांग शोथ, उसके साथ में आयासेन श्वास, पांडित्य। तो इन सभी लक्षणों को देखकर हमारा निदान जो है वो प्रायः पांडु या शोथ इस प्रकार का होता है। इसमें भी एक पिंडिकोद्वेष्टन अहम लक्षण है जो काफी मरीजों में दिखता है और डायलिसिस शुरू होने के बाद भी चालू रहता है। तो ये पिंडिकोद्वेष्टन लक्षण मैंने ढूंढने की कोशिश की लक्षण कोश में, तो वो पांडु रोग में है, शोथ में नहीं है। तो हमारा निदान ज्यादातर पांडु रोग की तरफ झुकेगा, ये एक बात इस प्रकार की रहेगी। अब पांडु रोग में ये पिंडिकोद्वेष्टन लक्षण मांस धातु से संबद्ध इस प्रकार का है, और पांडु रोग की संप्राप्ति में मांस धातु का श्लेष्मत्व कृत मांसानि प्रदुषांतरम आश्रितम इस प्रकार का निर्देश। तो मांसदूष संबद्ध पांडु रोग इस प्रकार से अगर निदान करते हैं, तो मैंने कभी ये निदान देखा नहीं था इस प्रकार का किया किसी वैद्य ने। मेरी बात जब ये ध्यान में आई कि पांडु रोग बेहतर ऑप्शन है निदान के लिए, तो फिर मैंने पांडु रोग की चिकित्सा ढूंढना आरंभ किया, और उसमें एक कौटजाति शिलाजित मुझे ऐसी दवा मिली जो मांसपच्चन निबपटल त्रिफला मृद्विका मुक्त वत्सको केवल मृद्विका उसमें नहीं है। तो ये दवा मिलती नहीं थी। तो मैंने दवा बनवाई और आरंभ किया, और फिर अच्छे रिजल्ट्स आने लगे। क्लिनिकली पेशेंट इंप्रूव होते ही है, लेकिन क्रिएटिनिन यूरिया भी कम हो जाते हैं।
तो जहाँ इस प्रकार की स्थिति हो कि ये पिंडिकोद्वेष्टन ये लक्षण है, प्रधान है, इस प्रकार से वहाँ कौटजाति शिलाजित एक अच्छी दवा इस प्रकार की है। हम आयतन निदान के ऊपर काम कर रहे थे डायग्नोस्टिक सॉफ्टवेयर के बारे में, और एक मेरे पास उस समय में किडनी फेलियर की केस थी, तो मैंने उसमें डाली। आश्चर्य से उसका जो निदान उभर आया वो पिंडिकोद्वेष्टन नानात्मज वात विकार इस प्रकार का उभर आया। तो मैं चौंक गया, क्योंकि वातव्याधि में अशीति अशीति वात विकार जो कहे गए उसमें एक पिंडिकोद्वेष्टन है, लेकिन इतने अच्छी नाम भी कोई ध्यान में नहीं रखता, ये एक बात। और फिर इस प्रकार से कभी निदान किया गया है ये भी नहीं देखा था, ये दूसरी बात। तो फिर मैंने सोचा कि ठीक है, इसको वातव्याधि समझकर ही उसके बारे में सोचेंगे। और फिर वातव्याधि के लिए सबसे अच्छी चिकित्सा बस्ती चिकित्सा है, तो बस्ती देने हैं ये मैंने निर्णय किया। और फिर मांस से संबद्ध लक्षण है, इसलिए बस्ती में मांस बल देने वाला कौन सा है, तो मुस्तादियापन है। मांस शुक्ल बल प्रदाय तो मुस्तादियापन की फलश्रुति है। तो मैंने पहले दोषहरा बस्ती दी है और फिर उसके बाद में मुस्तादियापन भी दिए, तो उससे काफी अच्छे रिजल्ट्स आए। ये लक्षण भी बंद हो गया और क्रिएटिनिनुरिया भी कम हो गया इस प्रकार से। अब तीसरी एक बात ध्यान में आई। अजीर्ण च कफादामम तत्र शोपोक्षिगंडयो हो। आमाजीर्ण या कफाजीर्ण जो है उसमें अक्षिकूट शोथ, ये बात लक्षण ध्यान में आता है। और वैसे भी मृदभक्षण जिन्ने पांडु में भी ये लक्षण है। इसका संबंध एलोपैथी में तो किडनी से लगाया जाता है। और ये किडनी संबद्ध लक्षण है ऐसा एलोपैथी में मानते हैं। तब किसी मरीज में कोलटकर सर ने इसका निदान आमाजीर्ण इस प्रकार का किया, और वहां पे जो चिकित्सा है अजीर्ण की इस प्रकार की, लंघनम कार्य मामेतु विष्टब्धे विस्वेदनम पुरुषम विदग्धे वमनम यद्वा यथावस्थम हितम भवे, इस प्रकार की। तो अमाजीर्ण में तो लंघन करना है पहली बात इस प्रकार से, लेकिन इसमें रुडलास भी होता है क्योंकि यूरिया ज्यादा होता है, तो उसके कारण रुडलास होता रहता है। तो दोष स्वतः बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, इच्छा रखते हैं, तो बेटर ऑप्शन वमन भी। लेकिन इसमें हार्ट अटैक की संभावना भी होती रहती है, तो बहुत सजग होकर वमन देना पड़ता है। लेकिन गोलट कर सकते ने एक व्यक्ति को दिया था, उसमें भी काफी अच्छे रिजल्ट्स मिले थे, तो मैंने भी वमन दिए हैं इस प्रकार से। लेकिन हमारे पास बृहत्ता चिंतामणि लक्ष्मी विलास वगैरह सब दवाइयाँ मौजूद होनी चाहिए। अगर हार्ट अटैक जैसी स्थिति आती है तो तुरंत इनका प्रयोग करना है। लेकिन विदग्ध वमनम व यथावस्थम हितम भवेत, उस अवस्था को जानकर जो चिकित्सा जहाँ पे उपयुक्त हो उसका वहां पे प्रयोग करना है, तो वमन भी दे सकते हैं, ये एक बात इसमें रहेगी। और बुद्धभक्षण जन्य पांडु के लिए तो बुद्धभक्षण का इतिहास होना जरूरी इस प्रकार का होगा। फिर वहां पे वो विरेचन चिकित्सा प्रधान इस प्रकार के मृतिका मृचेद इस प्रकार के बताया गया है। तो कहने का तात्पर्य अर्थ है कि हमारे हिसाब में इसका अलग अलग निदान इस प्रकार का हो सकता है, और फिर उसको ठीक करने के लिए उस निदान के अनुसार चिकित्सा करनी है। अब एक बात और है कि डायबिटीज से संबद्ध इस प्रकार का किडनी फेल्यूर है, तो इसमें यूरिन क्वांटिटी कम होती जाती है, सूजन बढ़ जाती है, और एलोपैथी में डायूरेटिक्स शुरू कर देते हैं।
और उससे सूजन तुरंत उतर जाती है, लेकिन प्यास बहुत लगती है, उसको बताया नहीं जाता पानी के बारे में, तो पानी पीते रहते हैं। और उसके साथ में दही, अचार, ये भी कारण चालू रहते हैं। खास करके दही जो अभिसंधि है, लवण अभिसंधि है इस प्रकार से, तो उसके जरिए सूजन बार बार आती रहती है। और पानी या दही वगैरह रोकने के लिए मैं कोई बात नहीं करता इस प्रकार से। डायलिसिस जब शुरू होता है तो पानी कम कर देते हैं, लेकिन शुरू से ही अल्बुमिन टेस्ट में अगर पानी कम करेंगे और दही अचार वगैरह से बचे रहेंगे, तो शायद आगे की जो डेवलपमेंट है नहीं होगी। लेकिन ये तो नहीं किया जाता। लोगों को कुछ मालूम नहीं होता है इस प्रकार से। तो मेरी एक किताब है मराठी में, चालत्या बोलत्या शुगर फैक्ट्री डायबिटीज के लिए। उसमें मैंने काफी जिक्र किया है, खास करके किडनी फेलियर और रेटिनोपैथी के बारे में, और उनके उनसे कैसे बचना है, खाने पीने में क्या परहेज रखना है, इसके बारे में काफी बहस की है। तो बात यह है कि अगर इस प्रकार की कोई स्थिति होती है कि पानी ज्यादा पी रहे हैं, सूजन बार बार आ रही है, इस प्रकार से डायूरेटिक्स ले रहे हैं, तो इसमें पानी का पचन नहीं होता। ये बात ध्यान में रखनी चाहिए। वैसे देखा जाए तो उदकवह स्रोतस और अन्नवह स्रोतस दोनों का प्रवेश मुख से ही है। पुस्तक मेरे पास है, मेरे क्लिनिक में है। दोनों क्लिनिक में है, तो ये बेच सकते हैं। पुणे में ही हो तो क्लिनिक में मिल जाएगा। तो फिर ये पानी ज्यादा पीना, ये महत्वपूर्ण कारण है। तेजस प्रतिपक्षत्वात् मंदाग्निर्वर्जयेत जलम। अग्नि के बिल्कुल विरुद्ध होने के कारण मंदाग्नि को तो जलपान नहीं करना है, इस प्रकार का बताया गया है। तो ऐसे हालात में इतनी बड़ी मात्रा में पानी पीते रहना, और वो भी ज्यादा पानी पीते रहना, ये एक अहम कारण हो जाता है। तो मैं उनको बताता हूँ कि 2 लीटर पानी में सोने का कंगन या अंगूठी और एक मुट्ठी लाजा इस प्रकार से डाल के उबाल के ½ लीटर पानी रखो, और उतना ही पानी दिन भर में पियो। कभी कभी 4 लीटर पानी में ये डाल के ½ लीटर बनाता अष्टमांश, ये चतुर्थांश या अष्टमांश है, इस प्रकार के भी कर सकते हैं। तो इसके जरिए पानी की क्वांटिटी कम हो जाती है, भूख बढ़ती है। भूख बढ़ती है तो देसी गाय के दूध के ऊपर जिक्र करना है। एलोपैथी में लिक्विड ओवरडोज इस प्रकार का बताया जाता है, और लिक्विड रिस्ट्रिक्ट करना है, इस प्रकार से बताते हैं, उसमें दूध भी शामिल है। लेकिन मेरा अनुभव है कि जिस इस प्रकार के अगर सूजन है और हम केवल दूध पे रखेंगे, तो 1.5 2 लीटर 2.5 लीटर तक दूध जाता है, और फिर उसका ओवरडोज नहीं होता लिक्विड का। उल्टी 1 2 दिन में ही सूजन चली जाती है। उसके जरिए जो सांस फूलना वो भी बंद हो जाता है। क्रिएटिनिन नीचे आने में समय लगता है, इसमें संदेह की बात इस प्रकार की नहीं है। तो दूध का पचन अन्नवल स्रोत में होता है, और उदकवह स्रोतस पर उसका बुरा परिणाम नहीं होता। तो उस दृष्टि से इस प्रकार से अगर केवल दूध पे रखते हैं या दुग्ध प्रधान इस प्रकार का आहार रखते हैं, एक दफा शायद खाना खाए और दूसरी दफा केवल दूध ले ले, ज्यादा से ज्यादा दूध चावल दूध रोटी इस प्रकार के खाए। ऐसे करने से, और बाकी ये दही अचार वगैरह सब बंद करते, तो इससे काफी अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। हाँ,
और सूजन वगैरह तो चली जाती है, क्रिएटिनिन कम होने में काफी समय इस प्रकार का लगता है। तो कहने का तात्पर्य अर्थ है कि उदक व स्रोतस पर ध्यान देना जरूरी इस प्रकार का। वैसे अन्न और पानी ये जो मुंह से हम ले लेंगे, खाना खाते समय भी पानी ले लेंगे इस प्रकार से, और इनके हिसाब से अग्नि की प्रक्रिया होने के बाद सार्किट विभाजन हो जाता है, और आहार रस जो बनता है उसका परिवर्तन आगे रस धातु में हो जाता है, और जो किट्ट है उससे घन किट्ट शकृत और द्रव किट्ट मूत्र इस प्रकार का बताया गया है। और पक्वाशय गता तत्र नाड्य मूत्र वहां यहाँ वगैरह जो बातें बताई गई है उसके आधार पर मूत्र का निर्माण पक्वाशय से ही लेकर होता है इस प्रकार से। तो इसका समाधान कैसे करें, क्योंकि अभी लोग एनाटॉमी को देखते हैं और फिर यूरिनरी apparatus के बारे में एलोपैथी में काफी बहस है। तो मूत्र का निर्माण किडनी से होता है। दूध और चपाती विरुद्धाहार नहीं है। उसमें सॉल्ट डालते हैं, नमक डालते हैं तो विरुद्धाहार हो जाता है। नमक नहीं डालेंगे रोटी बनाते समय तो ये विरुद्धाहार नहीं होता। फिर केवल दूध पे रखना या दूध प्रधान इस प्रकार का आहार रखना, ये एक अहम मुद्दा इस प्रकार के किडनी फेलियर के पेशेंट्स में होता है। और पक्वाशयगता सत्र नाड्य मूत्रवास यहाँ इसके आधार पर वहीं पे मूत्र का निर्माण होता है और बस्ती में सीधा मूत्र चला जाता है। अब दूसरी बात ऐसी है कि अगर हम एलोपैथी का कहना मान लेते हैं कि रक्त किडनी में जाता है, फिल्ट्रेशन होता है वहां पे, और जो मल इस प्रकार स्वरूप के भाग है वो बाहर फेंके जाते हैं, मूत्र से क्लेद वाहन इस प्रकार की चिकित्सा वहां पे क्रिया बताई गई है। अब इस बात को अगर भी लेकर चलते हैं तो भी एलोपैथी अभी केवल किडनी को दोषी ठहराती है। और उसी के बारे में जिक्र करते रहते हैं, उसका रीनल स्कैन करते हैं, इसका इतना फंक्शन है वगैरह सब बताते हैं। और दोनों किडनियां मिलकर अगर 100% होता है तो भी ठीक है, लेकिन उससे कम हो जाता है तो किडनी फेलियर डिक्लेयर कर देते हैं इस प्रकार से। तो इसमें एक अहम मुद्दा इस प्रकार का है कि फिनिश प्रोडक्ट अच्छा होने के लिए जो हम जिससे ये प्रोडक्ट बनाते हैं, मूल जो होगा रॉ मटेरियल, वो भी अच्छा होना जरूरी है। अगर आपका रॉ मटेरियल बेकार है तो उससे बनेगा प्रोडक्ट जो है वो भी बेकार इस प्रकार का हो जाएगा। और इसलिए जो खून वहां पे आ रहा है, वहां पे सूक्ष्मत्वा नोपलभ्यन्ते मुखान नासाम सहस्रशः इस प्रकार की बात बताई गई है। तो योगश सन्निकर्ष से ऋषिमुनियों को वो दिखे है, उन्होंने देखे हैं, ये बात हो सकती है, हमें नहीं दिख रहे हैं इस प्रकार से। लेकिन जो खून वहां पे आता है वो कैसा आता है, वो ही अगर बेकार है तो किडनी खराब होगी ही इस प्रकार से। जो विधिना शोणितम जातम शुद्धम भवति देहिनाम देशकालोकसात्म्यानां विद्युतीयसम प्रकाशितः, ये बात कही गई है कि विधि से शुद्ध अगर शोणित है, निर्माण होता है, तो वो शुद्ध होता है।
और वो विधि कौन सा है? देश काल और औकसात में विधि बताया गया। तो बात यह है कि देश काल और औकसात में इनको हमें देखना है, तो इसका संबंध लाइफस्टाइल से है, इसका संबंध खाने पीने से है। तो पूरी हिस्ट्री लेनी है, क्या क्या खा रहा है, कब खा रहा है, कैसे खा रहा है, आगे की स्थिति क्या है, आम बन रहा है क्या, वगैरह वगैरह, इस प्रकार के बारे में। और फिर वहां पे कारण टालने हैं और योग्य सुझाव देने हैं। देश काल औकसात में विधि जो है वो अच्छी तरीके से रहे, ताकि शुद्ध रक्त बने, शुद्ध रक्त बने और वो किडनी में आएगा, तो वो किडनी को खराब नहीं करेगा, या पूरे उस बदन में घूमेगा, तो बलवर्ण सुखायुषा इस प्रकार का जोड़ देगा मनुष्य को। जल का पाचन अच्छा हो इसलिए सिद्ध करके देना यही रास्ता है, या कुछ द्रव्य जल जलपाचन भी, जलपाचन ये भी है ग्रंथों में। ये षडंगोतक वगैरह जो बात बताई गई है, ये एक तरीके से जल पाचन करने वाली इस प्रकार की है, उनका प्रयोग कर सकते हैं ऐसा थोड़ा सा। और हमें तृष्णा रोग में इसके बारे में देखना पड़ेगा चिकित्सा के स्तर पर। तो और मूल रूप से जाठराग्नि ठीक करना, ये सबसे अहम मुद्दा इस प्रकार का रहेगा। तो देश काल ओक सात्म्य के आधार पर अगर शुद्ध रक्त बनता है तो बलवर्ण सुख आयुष की प्राप्ति होती है। तो ये अशुद्ध रक्त जहां भी जाए वहां पे वो अपना अपना काम इस प्रकार का अच्छा काम जो है वो करेगा, इस प्रकार की स्थिति रहेगी। तृष्णा प्रशमन गण का प्रयोग कर सकते हैं, उसमें कोई संदेह की बात नहीं। या तृष्णा चिकित्सा को देखिए इस प्रकार से। तो इसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं जा रहा कि जो खून है वही अशुद्ध है, और फिर उसके जरिए जो भी प्रोडक्ट्स बनेंगे वो अच्छे नहीं बनेंगे इस प्रकार से। तो ये अशुद्ध होने के कारण किडनी को खराब कर देता है, हम किडनी को दोष देते रहते हैं, रक्त के बारे में कोई सोचता ही नहीं है। तो इन सभी का संबंध लाइफस्टाइल से, खाने पीने से है, मानसिक ताण तनाव से है। और उनको अगर हम दूर कर पाएंगे तभी शुद्ध रक्त बनेगा, और फिर किडनी सुधरेगी। अगर अशुद्ध रक्त के कारण किडनी बिगड़ रही है तो शुद्ध रक्त से किडनी सुधरेगी। तो दूध पे रखेंगे तो रसायन है दूध, और रसायन होने के कारण जो धातु निर्माण होगा वो प्रशस्त धातु निर्माण इस प्रकार का होगा, शुद्ध रक्त बनेगा इस प्रकार से। इसमें ऐसा होता है कि लोग कंटाल जाते हैं कुछ कुछ दिनों के बाद। धनेजय कषाय प्रयोग युक्तुल ठरेल का होता है, बहुत सारे लोगों को देते रहते हैं इस प्रकार से। लेकिन सिर्फ एक बात पर ध्यान मत दो, मूल रूप से अग्नि का विचार करो, और फिर मलमूत्र विभाजन जो है घन किट्ट और द्रव किट्ट, ये अच्छी तरीके से होना है, और वहीं से मूत्र बाहर निकल जाना चाहिए वास्तव में। ये अगर ठीक नहीं होता है तो आहार व्रत जो बनता है वो क्लेद युक्त इस प्रकार का बनता है। और फिर ये क्लेद युक्त आहार रस से सभी धातुओं पर परिणाम होता है। अब जब ये रस रक्त मांस मेद यहाँ तक जाता है, इस क्लेद युक्त इस प्रकार का धातु, क्लेद युक्त धातु बनते रहते हैं। तो मेदश्च मांसन मांसंच शरीरजंच क्लेदक कफो बस्तिगत प्रदूष्य इस प्रकार का बताते हैं। तो डायबिटीज की संप्राप्ति में इन सभी का रोल है। और जब इस प्रकार का बढ़ा हुआ क्लेद होगा
तो उसको बाहर निकालने के लिए ये डायबिटीज जैसे लक्षण निर्माण होते हैं, वहां से उस क्लेद को मूत्र में लाया जाता है, बस्ती में लाया जाता है और फिर उसको निकाल दिया जाता है। तो ये एक लक्षण जो है प्रभुता मूत्रता, ये शरीर से क्लेद बाहर निकालने की प्रोसेस है, एक रिएक्शन है शरीर की इस प्रकार। इक्शुरस एंड नेचुरल नारियल पानी दे सकते हैं क्या? इक्शुरस दे सकते हैं, लेकिन इक्षु कांडेक्षुर मूत्रजनना नाम इस प्रकार का आग्रह संग्रह है, ऑर्गेनिक होना है। ये बड़ी समस्या है। ऑर्गेनिक इक्षु करने वाले बहुत कम है, और वैसे वो ताजा मिलना चाहिए इस प्रकार से। नारियल पानी के बारे में एलोपैथी का कहना अलग है कि उसमें पोटेशियम ज्यादा है, तो उसके जरिए किडनी फेलियर में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, ऐसा बताते हैं। यूजुअली सीकेडी पेशेंट में प्राथमिक लक्षण अम्लपित्त जैसे होते हैं, यूरिन आउटपुट कम होता है, होना है, ये थोड़े और एडवांस होने पर होता है। इट मीन्स के ये यूरिनरी सिस्टम से पहले डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड है। ये मॉडर्न पैथी को भी सोचना चाहिए। वो सोचे नहीं सोचे अलग बात है, लेकिन हमें तो सोचना है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर ये क्लेद इस प्रकार के धातुओं में परिवर्तित होता होता आगे बढ़ जाता है, तो डायबिटीज में खास करके ये बात हो सकती है कि उस क्लेद को फिर से बस्ती में लाया जाता है। वृक्को पुष्टिकरो प्रोक्तो जठरस्थस्य मेधसा, इसके अनुसार मेद का संबंध वृक्क से ज्यादा है। वैसे भी उसका मूल स्थान, मेदोह स्रोतस का मूल स्थान, सॉरी, हाँ, वृक्क है इस प्रकार से। तो वृक्क का इस प्रकार से मेदो धातु से संबद्ध है। तो ये बात होती है कि मांसमेद तक क्लेद अगर रहेंगे बढ़े हुए, तो डायबिटीज के जरिए उसको बाहर निकाला जा सकता है। लेकिन मूल रूप से क्लेद प्रधान धातु नहीं बने, क्लेद मूत्र से ही निकल जाए, इसके बारे में सोचना है। एक दूसरी बात होती है कि मेदोह स्रोत में मेद, ये स्वेदोह स्रोत के बारे में भी संबद्ध है। तो अतिरिक्त क्लेद स्वेद से भी बाहर निकाल जाता है। वैसे स्वेद से क्लेद धारणम और केश धारणम, ये बात बताई जाती है। तो धारण करना, क्लेद का धारण करना, ये मेद का काम है, स्वेद का काम है। लेकिन अतिरिक्त अगर इस प्रकार का क्लेद हो जाता है, तो शायद ये भी बात बनती है कि व्यायाम से इस क्लेद को वहां से निकाला जाता है और डायबिटीज पर काबू पाया जाता है। तो ऐसे हालात में ये एक शरीर की प्रकृति क्रिया है कि क्लेद इस प्रकार से अगर बढ़ रहा है, तो उसको बाहर कैसे निकाला जाए। और एलोपैथी और आयुर्वेद दोनों किडनी से इस प्रकार से मूत्र में आना ये बताते हैं। तो स्थानान्यामाग्नि पक्वाना मूत्र से रुधिर से च, मूत्र का जो आशय बताया जाता है, ब्लैडर खास करके, उसके जरिए दोष पूरे बदन में फैल सकते हैं या शाखा मर्मास्थ संधि में जा सकते हैं और वापस बस्ती में आ सकते हैं, और उनको बाहर निकाला जा सकता है।
किडनी फेलियर के पेशेंट्स में पूरे बदन में सूजन है। ऐसी स्थिति में लंघन करेंगे, शुरू में लंघन पाचन इस प्रकार से। तो तुरंत सूजन कम हो जाती है और कुछ भी डाययूरेटिक देने के बजाय मूत्र परिवर्तन अच्छा होने लगता है। क्योंकि मूल रूप से डाइजेशन आरंभ हो जाता है और फिर उसके जरिए जो मूत्र निर्माण होता है वो बाहर निकाला जाता है। हम्म। एक बात ऐसी भी देखी जाती है कि मूत्र परिवर्तन अच्छा होता है फिर भी किडनी फेलियर रहता है। इस प्रकार से। तो वहां पे क्लेद का पाचन नहीं हो रहा, यही बात अहम है। और पाचन जब तक नहीं होगा तब तक बाहर नहीं निकाला जाएगा, सिर्फ पानी निकलता रहेगा और ये क्लेद जो है निकलना चाहिए मूत्र से, वो निकल नहीं रहा है। तो जैसे आहार के पाचन के लिए आहार बंद करना, आहार कम करना, लंघन करना यह आवश्यक है, उसी प्रकार से पानी के पाचन के लिए पानी का निग्रह करना, तृष्णा निग्रह करना यह आवश्यक इस प्रकार का रहेगा। तो शरीर अंतस्थित जो जल है, अपाचित है इस प्रकार से, उसको बाहर निकालने की कोशिश करेगी। और ये देखा जाता है कि किडनी फेलियर में सूजन बहुत ज्यादा है। ऐसी अवस्था में केवल लंघन पाचन करने से भी मूत्र निकलने लगता है। अब धातु बल अच्छा नहीं है इस प्रकार की अगर स्थिति है तो ये दूध का जिक्र करना, जब भूख लगे, जितनी भूख लगे उतना दूध लेना, इस प्रकार से बताना, जैसे कैंसर में हम बताते हैं उसी प्रकार से। तो धीरे धीरे धातुओं की शक्ति बढ़ेगी रसायन कर्म से। और फिर मूत्र निकलने लगेगा इस प्रकार से। और सूजन कम होती जाएगी। तो ये बात तो दिखती है, इसमें संदेह की बात नहीं है। ज्यादा से ज्यादा जैसे डायूरेटिक का प्रयोग करते हैं वैसे हम श्वेत प्रपटी, चंद्र प्रभा वगैरह इसका प्रयोग कर सकते हैं मूत्र को बाहर निकालने के लिए, खास करके सीसीएफ जो कंडीशन मानी जाती है, कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर, उसमें बस्ती एक प्रधान अवयव, वहां से दोष हृदय वगैरह यहाँ पे जाते हैं, दूसरे मर्म स्थान में जाते हैं, दूसरे कोष्ठ में जाते हैं। और लंघन पाचन करने से या मूत्र औषध देने से फिर से बस्ती से बाहर निकाले जाते हैं और फिर वे दोष बस्ती में आते रहते हैं। तो स्थानान्यामाग्नि पक्वाना मूत्र से रुधिरस्य च रुदुर्लुक फुफ्फुसश्च कोष्ठ इत्यभिधीयते, ये जो बात बताई गई है कोष्ठ के बारे में, ये सुश्रुत का सूत्र है। तो बस्ती एक कोष्ठ जैसा काम करता है और वहां से पूरे शरीर में दोष फैल सकते हैं, फिर वापस आते हैं, बाहर निकल सकते हैं। तो फिर भी ये पॉसिबल है कि डायबिटीज तक ये जो कफज प्रमेह है वहां तक ये पॉसिबल है। इसके आगे वो चला गया, मज्जा मेह, वसा मेह इस प्रकार से होने लगे, ओजो मेह हो गया इस प्रकार से। तो एक मामला मुश्किल हो जाता है। कि वहां से क्लेश को नीचे लाना ये काफी मुश्किल बात है। हम सिर्फ ये कर सकते हैं कि नया क्लेद नहीं बने, पहले वाला जो क्लेद है उसका धीरे धीरे पचन हो। तो ये याप्य या प्रत्याख्य कैटेगरी में हो जाते हैं, असाध्य हो जाते हैं, लेकिन फिर भी दवाइयाँ दी है तो याप्य कैटेगरी में आ जाते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि इस प्रकार की रसायन चिकित्सा अगर हम करते रहते हैं, केवल दूध पे रखेंगे, रसायन चिकित्सा अगर देंगे तो किडनी फेलियर में अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। रसायन चूर्ण एक अहम है इसमें। क्योंकि क्लेद को कम करना ये धात्री अच्छा अच्छी तरीके से काम करते हैं, वैसे वैसे महेशो धात्री निषेध
उसके साथ में अगर हल्दी या दारू हल्दी का प्रयोग होता होगा, और गोक्षुर, ये दोनों की अच्छी दवा है, मूत्रकुच्छ की भी अच्छी दवा है, प्रमेह की भी दवा है, वाजीकरण भी है, रसायन भी है। तो गोक्षुर काफी अच्छा है इस सभी दृष्टि से। और गुड़चामल का और गोक्षुर, ये जो कॉम्बिनेशन बना है वहां पे रसायन चूर्ण में, ये काफी अच्छा कॉम्बिनेशन इस प्रकार का है। तो इन सभी के बारे में अगर विचार करेंगे, पूरी लाइफस्टाइल को समझ लेंगे, और खाने पीने वगैरह के बारे में क्या क्या चेंजेस करने हैं ये पता कर लेंगे, और फिर हमारा निदान क्या है, अजीर्ण है या फिर पांडु है या फिर और कुछ है, उसके आधार पर चिकित्सा अगर करते रहेंगे तो ये बात बनती है, और किडनी फेलियर को हम अच्छी तरीके से ट्रीट करेंगे। अभी जो अवगाह की बात चली थी कि इस प्रकार के अवगाह के यंत्र लगा के रेगुलर रूप से उसमें अवगाह करते रहना, तो शायद ये बात बनती है कि उसके जरिए नारळ पानी बस्सी शोधन बताया गया है, लेकिन अभी सिर्फ क्रिएटिनिन यूरिया करने में कोई मतलब नहीं है। फास्फोरस, उसके साथ में यूरिक एसिड और पोटेशियम, ये भी देखने हैं। और एक सिस्टेटिन सी करके परीक्षण है, वो एक अहम माना जाता है, बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं है, तो वो भी कर सकता है। तर इक्षुरस चालेल का? नहीं चलेगा। रिक्वेस्ट ऑल प्लीज कमेंट इन हिंदी। प्रमेह मध्ये एक I just wanted. सर अंतर मांस रस बस्ती का भी रिजल्ट अच्छा आता है। ये जो वजरी करके मिलता है, मेषाज मध्य कुलमाशय एवं आशद्वयादि भी, तो मेषाज मध्य इस प्रकार का, उसका प्रयोग यज्ञदोषी सर ने भी यहाँ पे किया था, कुछ वैद्य करते रहते हैं बस्ती उसका देने का इस प्रकार से। तो मूल रूप से पक्वाशय से जो मूत्र निर्माण का कार्य है वो उसमें अच्छा होता है। और उसको दे सकते हैं। अल्बुमिन के कारण प्रोटीन डिफिशियंसी होने पर हाई प्रोटीन डाइट देना चाहिए या नहीं? मैं तो इससे सहमत नहीं हूँ, क्योंकि अगर वो पचेगा आहार इस प्रकार का हाई प्रोटीन, तो ही फायदा है, नहीं तो उससे नुकसान है। जयप्रकाश नारायण जब बम्बई में जसलोक अस्पताल में थे, मैं सेकंड ईयर में था उस समय में, उनका किडनी फेलियर का केस था, और हर रोज उनका डाइट आता था पेपर में, क्या जो ने दही और मांस सेवन किया, मत्स्य सेवन किया वगैरह इस प्रकार। तो मैं चौंक गया कि एलोपैथी में ये कैसा प्रचलन है कि दही और मत्स्य ये दोनों हाई प्रोटीन होने के कारण दे रहे थे। उस समय की थ्योरी ऐसी थी कि प्रोटीन लॉस हो रहा है तो बाहर से प्रोटीन देना है इस प्रकार से। सिस्टेटिन सी। तो प्रणाम। प्रणाम सर। हाँ, सर ये जो क्वेश्चन था ये मेरे एक पेशेंट चल रहा है, इसीलिए पूछा था कि वहाँ पर एलोपैथ वालों ने उनको यही रिकमेंड किया हुआ है कि एल्ब्यूमिन यूरिया है, आपको एल्ब्यूमिन निकल रहा है तो आपको हाई प्रोटीन डाइट लेना चाहिए। तो हमें उसको स्ट्रिक्टली बंद कर देना चाहिए या फिर क्या अग्नि हम के एक्शन? हिसाब से देना है, जो पचन हो वही खाए। अब हाई प्रोटीन डाइट में वैसे मूंग भी है। मूंग का सूप भी ले सकते हैं, अगर उसी दृष्टि से सोचना है तो हल्का भी रहेगा और बाकी तकलीफ नहीं करेगा। सुपाच्य प्रोटीन आहार लेकिन जो है वो हाँ, सकते हैं। लेकिन दही देना तो बिल्कुल गलत है इस प्रकार से, और फिर प्रोटीन एक्स पाउडर वगैरह वगैरह बाकी सब देते रहते हैं। तो अगर उसका पचन नहीं है तो कुछ मतलब नहीं है उसका।
सिस्टेटिन सी, हिस्टेटिन सी नहीं, एमकेडी मेडिसिन इंड्यूस सीकेडी के बारे में पूछना था सर। तो ये सिस्टेटिन सी, हाँ। तो कहने का मतलब है कि एलोपैथी की खास करके हाइपरटेंशन की दवा से किडनी फेलियर होता है काफी मरीजों में, और हमें पता नहीं चलता कि ये इसका नेप्रोपैथी में रोल है इस प्रकार से। तो उन दवाइयों को तो बंद करना है। तो अभी ऐसा है कि जो भी एलोपैथी की दवाई चालू है वो सर्च करें गूगल में जाकर, और उसके साइड इफेक्ट्स देखें। तो वो अगर किडनी फेलियर करने वाले हैं तो उनको तुरंत बंद कर देना चाहिए इस प्रकार से। अम्लरस तिकेड़ी कैसे विचार करें, पोटेशियम बाध रहा है तो कोई परहेज करें। गोदुग्ध प्रोटीन के लिए यूज करें। दूध में उतना प्रोटीन नहीं है। दूध में प्रयोग करता हूँ वो रसायन के हैसियत से प्रयोग करता हूँ। एक तो लिक्विड है, तो जो द्रव की आपूर्ति होनी चाहिए वो होती है। पानी नहीं है, यद्यपि दूध में 90% पानी है, फिर भी दूध और पानी अंतर है। दूध अन्न है और पानी पानी। तो उसका पचन अन्नवल स्रोत में होता है। अग्नि अगर अच्छा है तो दूध से तकलीफ बिल्कुल नहीं होती, बल्कि फायदा होता है। ये काफी जगह देखा गया है। डायूरेटिक सबसे ज्यादा किडनी फेलियर करते हैं, या डायूरेटिक और डायलिसिस, दोनों। डायलिसिस इज किलिंग ऑफ किडनी, ये एक नेफ्रोलॉजिस्ट ने ही बताया। उनका कहना है कि डायलिसिस जब शुरू करते हैं इट इज किलिंग ऑफ किडनी इस प्रकार से। और वैसे देखा भी जाता है मूत्र निर्माण बंद हो जाता है 2-3 बरस डायलिसिस अगर चलता रहता है तो मूत्र की निर्मित ही नहीं होती है। जो भी आपको निकालना है वो ड्यूरिंग डायलिसिस पानी निकालना है। प्रोटीन पावडर आजकाल अनेक ठिकाणी वापरली जाते, ती नेमकी कशा व कशापासून बनवलेली असते। ये तो केमिकल्स है मेरे ख्याल में। किडनी की व्याधि संतर्पण जन्य है। यहाँ कम पानी पीने की आचार्य चरक ने विचार किया है। पीने का आचार्य चरक ने विचार किया है। वैसे पिबेत स्वस्थोपि चाल्पशा, हृदय शरण निदागाभ्याम पिबेत स्वस्थोपि चाल्पशा, ये निर्देश है वाग्भट का। और अष्टांग संग्रह में एक श्लोक आता है, पानीयम दंत पानीयम पानीयन्य प्रदेशे अजीर्ण, अन्य प्रदेश से पानी अजीर्ण सति पानीयम न तो पानीयम। दूसरे देश का पानी उसका पचन नहीं हुआ है तो इस देश का पानी नहीं पीना है। क्वथिते चामम, उबला हुआ पानी का अजीर्ण है तो कच्चा पानी नहीं पीना है। पक्वे जीर्णे भी नेतरत, पक्वा पानी का पचन हो जाने के बाद भी दूसरा पानी नहीं लेना है, तो बीच में खाना खाना है, ऐसे प्रकार से बताते हैं। शीते विधिरेन तप्ते वजीर्ण शिशिरन त्वचित, और ये उबाल कर ठंडे हुए पानी के बारे में बात कही गई है। तप्ते तो अजीर्ण शिशिरन त्यजेत, तब तो पानी का अजीर्ण है तो ठंडा पानी नहीं लेना है इस प्रकार से। किडनी पर स्ट्रेस होता है। ये मूल रूप से संतर्पण जन्य है, लेकिन मेरे ख्याल में संतर्पण के बजाय पचन के जरिए होना ये जरूरी ध्यान में रखना जरूरी है। पचन अच्छा नहीं होता और इसीलिए ये बात होती रहती है। नेफ्रोटिक सिंड्रोम में के विचार कैसे करें जिसमें प्रोटीन यूरिन से जाते हैं और एल्ब्यूमिन कम होता है। अभी एक नया डायग्नोसिस उभर आता है कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम में स्टेरॉइड देते हैं और हाई डोज में स्टेरॉइड देते हैं, 60 mg वाइसोलन से आरंभ करते हैं। और जब तक हाई डोज स्टेरॉइड नहीं देते तब तक उसमें रिलीफ नहीं आता। तो कुछ मरीज इससे ठीक हो जाते हैं। हाई डोज से शुरुआत करते हैं, धीरे धीरे डोज कम करेंगे और मानो कि कुछ कारण जो चल रहे थे वो बंद हो गए तो शायद एक पेशेंट ठीक हो जाता
लेकिन बहुत सारे मरीज ऐसे रहते हैं कि ये टेम्पररी रिलीफ होता है, फिर से बढ़ने लगते हैं, फिर से स्टेरॉइड देते हैं, और ये चक्र बरसों बरसों तक चलता रहता है। तो उसमें मूल रूप से अग्नि का विचार करना बहुत आवश्यक इस प्रकार का रहेगा, और रसायन चिकित्सा करनी आवश्यक इस प्रकार की रहेगी। तो इस प्रकार से प्रोटीन लॉस अगर नेफ्रोटिक सिंड्रोम में हो रहा है इस प्रकार से, और फिर उसके जरिए एल्बुमिन या प्रोटीन कम हो रहा है जो हमें एलिफ्ट में पता चलेगा, या फिर प्रोटीन अलग से करेंगे। तो इन सभी के बारे में सोचना जरूर है। पुनर्नवा तो शोथग्नि, ये पुनर्नवा शोथग्नि है, इसके हिसाब से पुनर्नवा के बारे में बताया जाता है, लेकिन शायद उतनी मात्रा में शोथ में पुनर्नवा का प्रयोग नहीं होता, और अकेले पुनर्नवा का प्रयोग नहीं होता। इसमें एक अहम मुद्दा है कि पांडुत्व होता है, सभी प्रकार के सीकेडी में पांडुत्व होता है। अभी इसमें तो एरिथ्रोपोइटिन इंजेक्शन देते हैं, उससे कुछ हद तक ये बढ़ता है। लेकिन ये मज्जा धातु से संबद्ध इस प्रकार का है। तो स्थूलास्तिषु मज्जा, अण्वस्तिषु विशेषण सरक्तमेद उच्यते। छोटे हड्डियों में सरक्तमेद इस प्रकार की बात कही जाती है। तो जहाँ एरिथ्रोपोइटिन दे के पांडुत्व में सुधार होता है, वहां हम मज्जा धातु के बारे में सोचेंगे, ये बेहतर ऑप्शन इस प्रकार का रहेगा। केवल रक्तवर्धक देने से फायदा नहीं होता है। तो अस्थिमज्जा पाचक ये एक अच्छा है, या फिर उसका चूर्ण या उसका घृत इस प्रकार से। बोन मरस सूप, जो अगर नॉन वेजिटेरियन पेशेंट्स है तो उनके लिए बोन मरस सूप का भी प्रयोग कर सकते हैं इस प्रकार से। तो ये पांडुत्व, ये जो बात है, ये एक अलग बात रहेगी। ज्यादातर हम पांडु रोग की चिकित्सा से फायदा उठाएंगे इस प्रकार का रहेगा। लेकिन मेरे पास बाकी भी अप्लास्टिक एनीमिया से लेकर बहुत सारे मरीज है पांडु के बारे में। अभी विटामिन B12 डिफिशियंसी एक अहम कारण है, तो उसकी परीक्षा करवा लेना और फिर उसके बारे में कुछ सोचना इस प्रकार से। मूत्र विरजनीय गण इज फॉर मूत्र पाचन, नहीं कह सकते, लेकिन इसका सक्सेसफुल प्रयोग किया गया है। रघुवीर भिड़े करके वैद्य रत्नागिरी में थे, वो मूत्र विरजनीय का प्रयोग ज्यादा करते थे, और पंचारविंद चूर्ण मिलता है तो उसको दे सकते हैं भली भांति इस प्रकार से। प्रोटीन लॉस है, आयुर्वेद अनुसार धातु क्षय है, तो उसमें रसायन द्रव्यों का यूज करना आवश्यक है। वैसे भी ये देश काल औकसात में विधि बिगड़ गया है। तो उस हिसाब से पूरी लाइफस्टाइल को देखना है, खाने पीने के बारे में ध्यान देना है, और रसायन चिकित्सा करनी है, जिसमें दूध एक अहम है। शरीरों तो रसायन आना, इसके अनुसार दूध एक अहम है। तो जो मरीज इस प्रकार से दूध लेते हैं 6 महीने, बरस, 2 बरस इस प्रकार से लेते रहते हैं, उनमें काफी अच्छे सुधार आते हैं, इसमें संदेह की बात नहीं। और लोग केवल ये इन्वेस्टिगेशंस को देखकर स्ट्रेस में आ जाते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं कि 4.5 था, अब 4.8 हो गया, तो कैसे करेंगे, दवा काम नहीं कर रही इस प्रकार से वगैरह वगैरह। सिम्टोमेटिकली पेशेंट अच्छा है। और 4, 4, 8 ये थोड़ा ठीक है, 10 और 11 इस प्रकार का अगर होता है, पहले 10 था और ट्रीटमेंट शुरू करने के बाद 11 हो गया, तो वो समझते नहीं, नहीं ये काम नहीं कर रहा है इस प्रकार से। तो शायद मज्जा धातु के बारे में पंचारविंद कशासाठी सांगितलेले आहे, हे रसायन में आया है वास्तव में। हेमशकल, सोने का टुकड़ा, और अरविंद इस प्रकार के कमल, इस प्रकार का कॉम्बिनेशन है, रसायन में आगे आएगा हमारे यहाँ भी। सर तो
इसमें मूत्र विरजनीय है, इसलिए इसका प्रयोग हो सकता है। काय? सर प्रणाम। हम्म, हाँ बोलो। सर ये अभी जैसे आपने बताया ना कि मज्जा धातु में मतलब जहाँ पर प्रॉब्लम हो रही थी एरिथ्रोपोइटिक हम लोग दे रहे थे, तो हम लोग अस्थि मज्जा पाचन दे सकते हैं। तो हम्म, अस्थि मज्जा पाचक से तो हम पाचन करेंगे, और अगर वेजिटेरियन पेशेंट है और हम नहीं दे सकते मज्जा उसको वैसे सूप के फॉर्म में, तो फिर हम अस्थि मज्जा पाचन करने के बाद उसको प्रेफरेबली सीकेडी के पेशेंट को क्या दें? हम्म। अभी ऐसा है कि मज्जा के लिए कौन सा द्रव्य अच्छा है? एक सारोली या प्रियंगु, ये फणसलकर का कहना था कि मज्जा के लिए अच्छा है। बादाम लोग मानते हैं, अखरोट मानते हैं इस प्रकार से, लेकिन अखरोट के बारे में ये मस्तिष्क से मिलता जुलता है और मस्तिष्क मज्जा है इस प्रकार के मानते हैं, लेकिन मस्तिष्क मज्जा नियमित है। तो ठीक है, फिर भी आकृति के हिसाब से वो ठीक समझ सकते हैं उसको। तो चारोली जो है वो मज्जा के लिए अच्छा है इस प्रकार से। तो मैंने ज्यादा प्रयोग तो नहीं किया है, लेकिन शिन ऑफ टिबिया इसमें अगर आपको कुछ लक्षण दिखाई देते हैं, तो फणसलकर कहते थे कि इसका संबंध मज्जा धातु से है। और वो कभी कभी इस प्रकार से चारोली का प्रयोग करते थे। प्रियाल, प्रियंगु नहीं, प्रियाल प्रियाल। मानस रोग, रुद्रोक, शान आहे पंचारविंद। ओके। तो कहने का मतलब है कि हर धातु के लिए, मांस धातु के लिए जर्दालू अच्छा माना जाता है, और वेजिटेरियन डाइट में इस प्रकार से तो वो दे सकते हैं. बल्लातकची गोडांबी पण मज्जासाठी वापरता येईल, हो सकता है. और वो भल्ला तक का बीज या मज्जा होने के बावजूद भी वो उष्णवीर्य नहीं है। ये प्रसूति के बाद जो लड्डू बनाते हैं इसमें ये भल्ला तक का बीज या भल्ला तक का इस प्रकार की मज्जा का प्रयोग होता रहता है। तो ये शायद हम कर सकेंगे, उसका प्रयोग कर सकेंगे। लेकिन ये सब देते हैं तो उसमें अग्नि का विचार होना जरूरी है, उसका पचन होना जरूरी है इस प्रकार से। इसका मतलब क्या है? बल्ला तक वाला गोडंबी कहते हैं उसको मराठी में तो। और ये बल्ला तक फोड़ने पर अंदर निकलता है, मधुर रसात्मक है। और खास करके प्रसूति के बाद देते हैं तो ये मीठा रहता है, मीठा रहता है। तो ये शायद इसके बारे में प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन मेरे पास सीकेडी जो पेशेंट्स है इसमें ये बात काफी मुश्किल है कि पांडुत्व कैसे दूर करें। काफी दवाइयां मैंने ट्राई की है, फिर भी यह समस्या बड़ी है। प्रियाल मज्जा मधुक मधु लाजा सीतोपला प्रियाल मोद प्रीणन मोदक। हो सकता है बालरोग में क्षीराद अवस्था से क्षीरान्नाद अवस्था शुरू होते समय देने को बोला है। वो हम बालकों में तो देते हैं प्रीणन मोदक इस प्रकार से। बड़े लोग व्यक्तियों में शायद उसके बारे में कोशिश करें, या फिर प्रियाल बीज ही डायरेक्टली दे। ये बात ऐसा है कि प्रियाल बीज टिकता नहीं है, बाहर रखेंगे तो खराब हो जाता है, तो फ्रीज में रखना पड़ता है, नहीं तो इस प्रकार से। क्रिएटिनिन कम होने का मतलब क्या है हमारे हिसाब में? शरीर में जो क्लेद है वो निकल जा रहा है, तो क्रिएटिनिन कम हो जाएगा। वो क्लेद जब तक निकलता नहीं है तब तक क्रिएटिन हाई इस प्रकार का रहेगा। तो कहने का तात्पर्य आता है किडनी फेलियर को हमें बहुत व्यापक और सर्वांगीण दृष्टिकोण से देखना है। केवल ये दवा दे दो, वे दवा दे दो, इस प्रकार के बात नहीं चलेगी। इस प्रकार से प्रियाल मीन्स सारोली, चिरोंजी हिंदी में। तृप्तिग्न महाकषाय पाचन म्हणून वापरू शकतो का?
लेकिन ऐसा है कि अ, तृप्ति हो रही है, खाना नहीं जा रहा है इस प्रकार से आगे, इस जो खाना खाए उसी से तृप्ति हो गई इस प्रकार से। तो फिर तृप्ति और फिर उसकी आसक्ति आ रही है क्योंकि खाना कम जा रहा है, तो शायद तृप्ति गण का प्रयोग कर सकते हैं। बल्कि जहाँ तृप्ति नहीं होती है वहां पे क्या करेंगे, ये एक अजीब बात है थोड़ी सी। तो वहां रुचि का संबंध थोड़ा सा रहेगा या फिर दूसरे किसी मानसिक असमाधान के कारण तृप्ति हो नहीं रही है खाने के बारे में, इस प्रकार की बात हो सकती है। तो इसके बारे में अलगता से सोचेंगे। ठीक है, आज महिला दिन है, जागतिक महिला दिन है। मैंने आज सुबह का जो रिकॉर्डिंग है वो महिलाओं को समर्पित किया है, पहला भाग लिया है उसमें, क्योंकि उसमें 4-5 भाग होंगे महिला स्वास्थ्य के बारे में। तो सभी वो सुने और लोगों तक पहुंचाए। डॉक्टर अनुरिथा वांट। नमस्कार सर। हाँ। कारगिल सर नमस्कार। हाँ। सर, जो मेडिसिन इंड्यूस्ड किडनी फेलियर है, बिकॉज सीकेडी ट्रीटमेंट करते वक्त में रिवर्सल उसमें बहुत अच्छा दिखता है, क्योंकि प्रधानता वहां पे संप्राप्ति शायद गृहिणी दृष्टि प्रधानता से स्पेसिफिक होने की वजह से, और रीनल ट्यूब्यूल्स का डिस्ट्रक्शन कम होने की वजह से रिवर्सल होता है। तो इसके बारे में थोड़ा सा विचार बताएंगे सर, क्योंकि बाकी सीकेडी के हाइपरटेंशन इंड्यूस्ड है, सीकेडी है, कुशिंग सिंड्रोम है, या फिर हम्म, नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, इनका हम्म, बहुत अलग अलग स्पेसिफिकेशन होता है। हमारी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट तो हेतु के हिसाब से ही चलती है, हम्म, लेकिन इनके में रिवर्सल अच्छा दिखता है। हम्म, अभी लेडीज केस मेरे पास में 32 ईयर्स का है। थोड़ा इस पे विचार बताएंगे तो अच्छा होगा सर। हम्म। थैंक यू सर। उसमें ऐसा है कि घोरमाविश आमविशंच तद्ग्रहणी में जो बात बताई गई है वो अगर दोष से संयुक्त होता है तो दोषगत विकार करते हैं, मूत्र से संयुक्त होता है वगैरह वगैरह, इस प्रकार की बात वहां पे ग्रहणी चिकित्सा में बताई गई है। और ग्रहणी की चिकित्सा जो बताते हैं कि ग्रहणी आश्रितम दोषम अजीर्णो उपाचरित अतिसारोक्त विधना तस्यामंच विपाचेत, इस प्रकार की बताई गई। ये थोड़ा अजीब है सूत्र कि अजीर्ण जैसे चिकित्सा करनी है तो अजीर्ण में पहले लंघन लंघन पाचन यही रहेगा। और आम पाचन के लिए अतिसारों में जो बताए गए हैं योग, वैसे सुश्रुत में 20 योग बताए हैं इस प्रकार के पाचन के लिए। उसमें से एक धान्य पंचक है जिसका मैं प्रयोग करता हूँ लेकिन काफी अन्य भी है इस प्रकार से, अतिविषा काफी गणों में है इस प्रकार से। तो उसका हमें देखना चाहिए, तो फिर शायद ये बात बनेगी। एक बार फिर से लिंक, ये क्या है उसका, कौन सी लिंक चाहिए तुम्हें? सर आज आज दो योगाचं लेक्चर होईल का? कफाचा प्रमेय इन दिस सीकेडी आफ्टर ट्रीटमेंट, कफाचा प्रमेय नाउ रिवर्स बट प्रोटीन लॉस स्टिल देयर, हाउ टू मैनेज इट। आगे चिकित्सा करते रहो, उसे से धीरे धीरे ठीक होगा। ये लेंथी प्रोसेस है सीकेडी, तो दुरुस्त होने में भी समय लगेगा, ऐसा ही है तो करते रहो, वही बेहतर ऑप्शन इस प्रकार। आज दोपहर में योग सूत्र का वाचन करेंगे अभी हम उपोद्घात उसका जो है वो खत्म करने वाले हैं और मूल सूत्र को आगे बढ़ाएंगे। तो जहाँ जैसे कि यहाँ पे एक सुझाव था कि यहाँ सुबह ये वाचन करें दोपहर में करने के बजाय, इस प्रकार से कम लोग हैं। और अभी तो फिलहाल मैं मराठी में पढ़ रहा था, अभी हिंदी में उसको अगर करते हैं तो मजा थोड़ा, मुझे थोड़ी तकलीफ होगी क्योंकि मूल कोलटकर का जो विवरण है वो मराठी में है, वो उसका थोड़ा हिंदी में करके देखना पड़ेगा। इससे लिंक है तो मैं जीएसवीसी में शेयर करता हूँ। पिछले बुधवार को हुआ नहीं था, लेकिन वो वेबसाइट का प्रॉब्लम था, मुझे लगा कि उसमें कुछ प्रॉब्लम हो गया। आज मैंने खोल के देखा तो हो रहा है। महिला व्याख्यान कुठे मिळेल, जीएसवीसी ग्रुप में आता है ना ये सब तो जीएसवीसी जीएसएस सभी ग्रुप में ऑडियो हर रोज आता रहता है, इस प्रकार का है तो वो योग सूत्र के लिंक शेयर करता हूँ, वो आज तो वहाँ पे सुनो। मैं कैसे करेंगे यहाँ पे थोड़ा देखेंगे 4 वाजता ये तो
विरम्यते व्याख्यानव्यापारात्। आयुर्वेद प्रकांड निगदित इह हि शल्यतंत्र प्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं निखिलजनकृपा व्याप्तचित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने ताञ्च सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम् वैद्यवर्गो हि नूनम्। सुश्रुत का नंबर शेयर करता हूँ, उसको कॉल करो तो वो तुम्हें ऐड करेगा। तो कितने नंबर पे? हाँ 9673। हाँ 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 8287। तो सुश्रुत को कांटेक्ट करो तो वो तुम्हें जेएसवीसी में ऐड करेगा। तो ठीक है। ओम शांति शांति शांति। विरम्यते व्याख्यानव्यापारात्। श्वः पुनरपि मिलिष्यामः।